नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या जितने भी सारे वनडे एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, उन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट की तैयारी कराते हैं, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। प्री के हिसाब से जो डेली करंट अफेयर होते हैं उसको भी कवर किया जाता है डेली बाय डेली, और मेंस के हिसाब से भी जो रिटन एग्जाम में परीक्षाएं पूछी जाती है मेंस में, वो सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। और आपको पता होगा कि हम जो है प्रीलिम डोज की डेली करंट अफेयर सीरीज आपके सामने रखते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक एनर्जी के रूप में काम करने का मौका मिले। क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं, आपको भी फायदा मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रीलिम डोज का डेली करंट अफेयर। पहला है ताज होटल। ताज होटल क्या है? ताज होटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ताज होटल कहाँ पे है? मुंबई में है, सुना होगा अच्छे से। ये जो है दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड बन गया है। दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड बन गया है ताज होटल। इसकी घोषणा जो है किसने किया है? घोषणा किसने करी है? ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस होटल 15 रिपोर्ट 2021 में एक बात कही गई है कि ताज होटल दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड होटल बन गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो ताज होटल के बारे में एक बार जान लेते हैं। ये जो है इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। और जो है इसकी 100 ब्रांच हैं, एक तरह से 100 होटल इसके काम कर रहे हैं। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, तो पता ही है। और 16 जो होटल हैं ये भारत से बाहर देशों में काम कर रहे हैं। मलेशिया, अमेरिका, नेपाल, भूटान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और जाम्बिया में। तो एक नज़र डालते हैं ताज होटल के बारे में। ताज होटल पर जो ताज होटल है इसकी संस्थापना टाटा समूह के संस्थापक जो जमशेद जी टाटा थे उनके द्वारा 1903 में की गई थी। 1903 में इस होटल की स्थापना की गई थी। जमशेद जी टाटा द्वारा इसकी स्थापना 1903 में की गई थी बच्चों। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1903 में। ठीक है, और अब तक 100 से अधिक होटल इसके भारत में 100 होटल काम कर रहे हैं, जिसमें से 84 होटल भारत में काम कर रहे हैं, 16 होटल भारत से बाहर कर रहे हैं। और इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कस्टमर इससे संतुष्ट रहते हैं। इस वजह से सबसे दुनिया का सबसे विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत होटल का ब्रांड बन गया है। और इसको किसने घोषणा करी है? ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस होटल रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एम्स से न्यूज आई है। दिल्ली एम्स दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट के मामले में दिल्ली इंस्टीट्यूट जो है बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट के मामले में 23वीं लिस्ट में 23वें नंबर पे शामिल हो गया है। यानी पूरे विश्व में मेडिकल इंस्टीट्यूट के मामले में कौन सी लिस्ट में शामिल हो गया है? 23वें नंबर पे शामिल हो गया है। और टॉप 100 में इस लिस्ट में भारत के 6 मेडिकल कॉलेज हैं। भारत के 6 मेडिकल कॉलेज हैं टॉप 100 में। और जो 34वां नंबर भी एक भारत का ही है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज जो पुणे है वो 34वां नंबर उसको दिया गया है। और सबसे टॉप में जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका की जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से बेस्ट परफॉर्मेंस किया, यानी से पहला रैंक दिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज बन गया है। और भारत का जो है एम्स जो है नई दिल्ली का एम्स जो है 23वें नंबर पे आया है। और पुणे में जो मेडिकल कॉलेज आर्म फोर्सेज है वो 34वें नंबर पे आया है। और भारत के टोटल 100 मेडिकल कॉलेज में कितने कॉलेज हैं? 6 शामिल हैं कॉलेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। बंगाल मॉनिटर क्या है? जैसा कि बंगाल नाम से प्रदर्शित हो रहा है, तो बंगाल कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे बंगाल मॉनिटर जो है एक तरह से छिपकली की प्रजाति है। बंगाल मॉनिटर क्या है? छिपकली की प्रजाति है। इसे जो बंगाल मॉनिटर है इसे आम भारतीय मॉनिटर या गो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक छिपकली की तरह होता है, बहुत बड़े आकार का होता है, एक छिपकली की प्रजाति है। तो बंगाल मॉनिटर को ही दूसरा नाम क्या? आम भारतीय मॉनिटर या गो। ये सारी चीज़ इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। और क्या है? ये छिपकली की प्रजाति है। गो कैसा है? एक मांसाहारी है, ये मांसों को खाता है। और एक गैर विषैले, छिपकली आपको पता होगा कि मांसाहारी होते हैं। और एक बस ये है कि इसमें विषैले नहीं है, गैर विषैले की श्रेणी में आते हैं। और एक इसको नज़र डालते हैं एक बार IUCN की रेड लिस्ट में, यह जो है संकट मुक्त यानी लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ये है इसके बारे में। तो ठीक है, तो बंगाल मॉनिटर क्या है? छिपकली की प्रजाति है। प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट। तो चलिए याद कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा।
नोट कर लिया करिए, और डेली बाय डेली आप नोट करते हैं तो आपके करंट बहुत ही हेल्पफुल होगी करंट की दृष्टि से। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आसानी रहेगी टिक करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई न्यूज हम जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो आप पूरी कोशिश करते हैं उसको कवर किया जाए, क्योंकि हमने इसमें PIB, दैनिक जागरण, द हिंदू और भी ऑनलाइन वेबसाइट जो है उनको सारा लेकर हम पूरी मेहनत से तैयार किया जाता है, तब जाके आपको 8 से 10 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन डेली हम आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी जो होता है उसको रखते हैं। चलिए अगली न्यूज़ पर नजर डालते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, इसको मिटा देते हैं ऊपर बच्चों, आप लोग नोट कर लिया करिए। चलिए अगली न्यूज़ क्या है, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा अच्छे से। किस खेल से जुड़ी है कोई बताएगा? दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? ये जो है तीरंदाजी से, तीरंदाजी से हैं, तीरंदाजी से हैं, ठीक, तीरंदाजी से, और भारतीय हैं। आप लोगों को पता ही होगा दीपिका कुमारी कहाँ की है, भारतीय हैं, और ये झारखंड की रहने वाली हैं, ये झारखंड की रहने वाली हैं, ठीक। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, इन्होंने जो पेरिस में अभी पेरिस में जो विश्व कप का पेरिस में जो विश्व कप का चरण 3rd चल रहा है उसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस में जो विश्व कप का चरण 3rd चल रहा है उसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में जीते हैं। 3 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम हासिल किया है, यानी पूरा भारत का गौरव को बढ़ाया है, ठीक है। और इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भी पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल 2010 में भी इन्होंने पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल 2010 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जो है 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी क्या किया गया है, 2016 में सम्मानित किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है 2012 में। अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें 2012 में दिया गया। ये रही इनके बारे में डिटेल। न्यूज़ क्या थी, इन्होंने पेरिस में विश्व कप तीरंदाजी का आयोजन हुआ चरण 3rd में, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता। ये न्यूज़ है, लेकिन इनके बारे में क्या है, राष्ट्रमंडल 2010 खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पद्मश्री पुरस्कार 2016 से सम्मानित है। अर्जुन पुरस्कार खेल की श्रेणी जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उससे भी इनको अर्जुन पुरस्कार से भी ये सम्मानित है, ठीक है। कहाँ के रहने वाली हैं, भारतीय हैं, और झारखंड के रहने वाले। किस खेल से जुड़ी है प्रश्न पूछा जाता है, तीरंदाजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए बच्चों, ठीक है, मिटा देते हैं, नीचे का मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लिया करिए, जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि करंट का आपको पता ही है कितना बहुत बड़ा रोल है करंट का, समसामयिकी का बहुत बड़ा रोल है। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो भूगोल के रूप में भी हो सकता है, इतिहास के रूप में भी हो सकता है, पर्यावरण के रूप में भी हो सकता है, आपका साइंस के रूप में भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था के रूप में हो सकता है। प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, कहीं ना कहीं उसका संबंध करंट अफेयर से रहता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा, दूसरी न्यूज क्या है, गोवा से है। गोवा न्यूज में क्यों है, गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मुक्त रेबीज राज्य कौन सा है, गोवा रेबीज मुक्त राज्य पहला, भारत का पहला गोवा मुक्त रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा रेबीज के बारे में जान लेते हैं। रेबीज किससे होता है, कुत्तों को काटने से होता है। 99% जो बीमारी होती है रेबीज की कुत्तों के काटने से होती है, बाकी 1% बहुत सारे कारक फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो गोवा के CM साहब हैं, कौन है CM साहब, इसके बारे में जान लेते हैं। CM कौन है गोवा के, प्रमोद सावंत जी ने घोषणा की है कि पिछले 3 वर्षों में गोवा में कोई रेबीज का मामला नहीं देखा गया, इसलिए गोवा को क्या किया जाता है, रेबीज मुक्त राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी भारत का पहला राज्य गोवा जो है रेबीज का मुक्त राज्य हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करिए इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला राज्य की जब भी कोई चीज़ के बारे में घोषणा होती है प्रश्न जरूर पूछा जाता है बच्चों, उसको आप लोग बनाए रखिए, याद कर लीजिए। तो गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। गोवा रेबीज किससे होता है, कुत्तों को काटने से होता है, बहुत सारे और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंशुला राव कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। अंशुला राव जी कौन है, ये महिला क्रिकेटर हैं। अंशुला राव कौन है, महिला क्रिकेटर हैं, ये भारत की महिला क्रिकेटर हैं, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं।
कहाँ की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। क्या न्यूज है, क्यों ऐसे अंशुला राव जी न्यूज में आई है, इनके ऊपर जो है डोपिंग का मामला आया है। डोपिंग का मामला आया है कि ये डोपिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, इसलिए इन पे डोप की वजह से इनको क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया है। डोप की वजह से इनको क्या किया गया है, बैन लगा दिया गया है। और महिला कोई क्रिकेटर जो इस पर डोपिंग का मामला लगाया वो पहली महिला बन गई है, क्योंकि भारत की कोई पहली महिला जो है डोपिंग का मतलब उन पे फंसने वाली पहली महिला बन गई है, क्योंकि ऐसा कोई इल्जाम किसी पे लगा नहीं था। तो भारत की पहली महिला जो क्रिकेटर अंशुला राव जो है डोपिंग के मामले में फंस चुकी हैं, और इन पे डोप के लिए इनको क्या कर दिया गया, क्रिकेट से बैन लगा दिया गया। ठीक है, चलिए इनको क्या कर दिया गया, क्रिकेट से बैन लगा दिया गया। ठीक, ये रही न्यूज। तो पूछा जा सकता है अंशुला राव किस खेल से संबंधित है, क्रिकेटर से संबंधित है, या पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग के मामले में बैन लगा दिया गया है, क्योंकि पहली महिला है जिन्हें लगाया तो अंशुला राव जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जा, मिटा दें। ठीक, मिटा देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यवादी, महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। के वेणुगोपाल जी हैं, के वेणुगोपाल जी हैं। तो कौन भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल जी हैं। क्या न्यूज क्यों है, न्यूज में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए क्या कर दिया गया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल को है जो 2021 में समाप्त होने को था, उनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया है, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये है इनकी न्यूज। 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ये जो है एक तरह से ये जो महान न्यायवादी होते हैं संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, बस इनको वोटिंग का पावर नहीं होता, लेकिन ये भारत सरकार की तरफ से क्या होते हैं, प्रथम वकील होते हैं, जो कि भारत सरकार के कोई भी न्याय से मामला रहता है वो अपने कोर्ट में रख सकते हैं, अपने भारत के एक न्यायविद की तरह से काम करते हैं। बस ये जो है संसद के दोनों सदनों में भी भाग ले सकते हैं, बस मतदान करने का इनको अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल को क्या कर दिया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पे चलते हैं। एक पुस्तक लिखी गई है, नेहरू तिब्बत और चीन। इस पुस्तक को किसने लिखा है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, पुस्तक पूछा जाता है एग्जामों में। अवतार सिंह भासिन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, अवतार सिंह भासिन द्वारा नेहरू तिब्बत और चीन की पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में क्या 1949 से लेकर 1949 से लेकर 1962 तक में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ है उसकी चर्चा की गई है, और जो है उसके बाद की घटनाओं का भी इसमें विश्लेषण किया गया। तो 1962 में भारत और चीन का इसमें डिस्कशन है। इस पुस्तक में पूछा जा सकता है कि भारत और चीन का युद्ध के बारे में बताया गया है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो सके भारत और चीन का युद्ध के पीछे क्या परिणाम थे बहुत सारी, और उसके बाद भी जो घटना है उसके बारे में भी विश्लेषण किया गया है। दोस्तों आज का ये लास्ट टॉपिक रहा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज के लिए यही, और आप लोगों से बस इतना पे समाप्त करते हैं हम अपने टॉपिक को। और यही, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ है, आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक किया करिए, दोस्तों को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक किया करिए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।